हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रहे थे भारत की खोज। हमने बुक शुरू करी थी और उसका प्रथम अध्याय हमने शुरू किया था अहमदनगर का किला, जो 2 पार्ट में था। हमने आपको समझाया। अब हमारा शुरू होगा सेकंड अध्याय। सेकंड अध्याय हमारा क्या है? तलाश। अब भारत का जो अतीत है, पहले हम उसकी तलाश शुरू करेंगे कि कहाँ से हम नेहरू जी हमको बताना शुरू करें। तो वो भी हमारा क्या 6 पार्ट्स में डिवाइड है। हम एक एक करके आपको पार्ट्स बताएंगे, समझते जाइए कि क्या है। सबसे पहले हमारा पार्ट जो आ रहा है वो है भारत के अतीत की झांकी, यानी कि अब वो हमको जो पास्ट है, भारत का जो पास्ट है, उसकी थोड़ी सी झांकी दिखाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी बात बताएंगे। शुरू करते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। क्यों रहा उनकी? क्योंकि वो भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उतरे, भारत के लिए सारी चीजें कर रहे थे, तो हमेशा उनके दिलो दिमाग कार्य हर जगह बस भारत ही रहा। तो कुछ सालों से उनके साथ भारत ही भारत सिर्फ चल रहा था। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। तो क्या हुआ, जब हर दौरान आप उस चीज के बारे में कार्यरत हैं, यानी कि भारत के लिए ही वो कार्यरत थे, उसको आजाद कराने के लिए वो कार्यरत थे, तो वो उस बीच हमेशा उस भारत को समझना चाह रहे थे कि आखिर ये भारत है क्या। हमको जो विरासत में ये जो भारत और ये संस्कृति जो मिली है, एक्चुअली ये है क्या, तो वो समझना चाह रहे थे। जब समझ लेते तो उसकी प्रतिक्रिया होती। जब हम समझ लेते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती। जब हम समझ जाते तो क्या होता, हम उसकी प्रतिक्रिया करते कि हम उसके बारे में कैसी चीजें रिएक्ट करें, क्या चीजें हम उसकी संभालें, क्या बुराई है जो उसको हम हटा दें, तो वो प्रतिक्रियाएं वो कैसी करेंगे, ये सब चीजें वो अभी समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब विश्लेषण मतलब हम कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करें, हम इन सब चीजों के बारे में अभी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाए अभी तक खुद, जो है चाचा जी। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभवों ने उसे कैसे संवारा था। तो अभी जो उनके मन में प्रतिक्रियाएं चल रही थी, मतलब वो भारत को जानने की कोशिश कर रहे थे। उसके जब हम क्रिया जान लें तो हमें क्या चीज़ों के बारे में प्रक्रिया करनी है, नहीं करनी है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब अवधारणा उनके मन में कब से बैठी, तो इन्होंने ये सब जानने के लिए क्या किया, वो बचपन में लौटे। अब बचपन में लौट के वो सब चीजें याद करने लगे कि कब से मेरे दिल में ये चीजें, पिछले कुछ सालों में तो भारत चल रहा था, लेकिन उसको जानने की और उसके बारे में प्रतिक्रिया करने की इच्छा कब से मेरे मन में आई, कब से मेरे अंदर चली। तो उसको जानने के लिए वो कब लौटे अपनी यादों में, जब वो छोटे थे। उन्होंने तब अपने बचपन में कदम रखी, तब उस अवधारणा का एक धुंधला सा रूप उनके मन में। हम लोग को बचपन याद नहीं रहता है, तो जब हम बचपन याद करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी टूटी फूटी यादें आती हैं, हमें बराबर इक्वल चीजें नहीं याद आएंगी। जैसे अगर हम अभी से 2 साल पहले का कोई दिन भी याद करना चाहेंगे तो वो धुंधला होगा, हमें उस दिन की पूरी याद नहीं आएगी, कोई जब तक वो पर्टिकुलर कोई एक महत्वपूर्ण घटना ना घटी हो। तो वही उनके साथ हुआ। जब उन्होंने बचपन में याद करने की कोशिश करी तो उन्हें बहुत ही धुंधली यादें आ रही थी, उन्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे ताजा अनुभवों को कैसे संवारा था, कि मतलब जो अभी मेरे अंदर अनुभव थे वो बचपन में कैसे संवर रहे थे, कैसे थे, ये चीजें मैं याद करने की कोशिश। आखिर ये भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। अब जब हम किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये है क्या। सबसे पहले अगर हम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे तो हिंदी है क्या, हम ये जानेंगे ना। तो हिंदी कैसे बनी, तो बनने का मतलब प्रक्रिया कहाँ से हमारी शुरू होगी, हमारी वर्णमाला से, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, हिंदी वर्णमालाओं से तो बननी शुरू हुई, तो हम वर्ण जानेंगे, शब्द जानेंगे, वाक्य जानेंगे। उसी तरीके से भारत क्या है, सबसे पहली प्रक्रिया हमारे अंदर क्वेश्चन जब उठा तो क्या था कि भारत क्या है, अतीत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब पास्ट में ये किस विशेषता के लिए जाना जाता था। भारत पहले किस चीज, अभी इस समय तो अंग्रेजों के अधीन है, तो उसके क्या है, वो अंग्रेजों का गुलाम है, सिर्फ इसलिए जाना जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो किस चीज के लिए जाना जाता था, ये जानना है। उसे अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया,
अब अगर वो पहले इतना ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध था, तो आखिर उसने अपनी वो शक्ति और समृद्धता कैसे खो दी और वो इनका गुलाम बन गया, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम बन गया? ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। अभी प्रेजेंट स्थिति से अगर हम पास्ट की चीज को सिमिलर करेंगे तो ये क्वेश्चंस उठने लाजमी सी बात है कि भारत क्या है, पहले किस विशेषता के लिए जाता था, फिर उसकी ये परिस्थिति कैसे हुई जो अभी वर्तमान समय में, अगर वो इतना समृद्ध और इतना अच्छा सुदृढ़ था, तो अभी वो ऐसा गुलाम क्यों बना? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? जो उसकी प्राचीन शक्ति थी, तो क्या वो पूरी तरीके से खो चुकी है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? तो भारत के अंदर बहुत सारी जनसंख्या है, तो ये तो एक अच्छी जानदार एक चीज बात है, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज है जो उसके पास जानदार है? जनसंख्या के अलावा कोई ऐसी चीज है जो जानदार है? ये जानना। फिर आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? और आधुनिक समय में एक भारत हमारा देश है, इसके अलावा उसका तालमेल बाकी देशों से किस तरह बैठ रहा है? देखिए, ये अभी हम प्रेजेंट समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात चल रही है 1944 की। तब को दिमाग में रख के सारा सिनेरियो सेट करिएगा आप। अभी भारत आजाद हो चुका है, आधुनिकता में भी बहुत अच्छा है, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब ये बुक लिखी जा रही थी 1944 में, तब से और उसके अतीत से बात हो रही है। तो 1944 में भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय उसकी स्थिति जो थी उसी पे आधारित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, आखिर भारत क्या है? दूसरा क्वेश्चन, अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? ये नंबर 3 है। नंबर 4, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? फिर नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? क्या आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किसी रूप में बैठता है? तो ये 5 क्वेश्चन नेहरू जी ने अपने आप से पूछे कि जिससे हम आधार तय करेंगे कि हम भारत को जानना और समझना कब से शुरू करें। ये 5 क्वेश्चन नेहरू जी ने अपने आप से पूछे, तब उन्होंने आगे की किताब लिखनी शुरू करी। भारत मेरे खून में बसा है। भारत कहां बसा है? हमारे खून में बसा है। क्यों? क्योंकि भारत के बिना हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है। हम कहां के नागरिक हैं? हम भारत के नागरिक हैं। अगर हम अपने भारत को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान भारतीय के रूप में होगी। तो हमारा कहां, हमारे नसों में, खून में क्या है? भारतीयता है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। हम भारत में रहते हैं, भारत के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब भी नेहरू जी ने क्या बोला कि अगर हम भारत को अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो हम भारतीय होते हुए नहीं, एक विदेशी होते हुए सबसे पहले उसको देखेंगे और एक आलोचक के रूप में देखेंगे। यानी कि हम उसके अंदर बुराइयां खोजना शुरू करेंगे। आलोचना मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, होते ना, क्रिटिसिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं। हम क्रिटिसाइज करेंगे किसी को कि इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या चीजें हैं। उसी बेसिस पे हम इस भारत को जानना शुरू करेंगे। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता है। तो अब आलोचक भी बनेंगे, तो कैसे आलोचक बनेंगे? जो कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से लेकर अतीत तक के, उस प्रेजेंट का यहां मतलब है सन 1944, याद रखिएगा, 2021 नहीं, हम इसको प्रेजेंट का मतलब दे रहे हैं 1944, जब ये बुक लिखी जा रही है तब की। तो इन्होंने क्या बोला? वर्तमान समय की नहीं, वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेष हैं जिन्हें हमने देखा था और हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम उनकी आलोचनाओं के साथ ये सारी चीजें शुरू करेंगे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। तो अब इन्होंने क्या बोला कि मैं भारत से कहां पहुंचा? एक पश्चिम देश के रास्ते से पहुंचा। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। यानी कि मैं अब उसे कैसा देखना शुरू कर रहा हूं? जैसे मेरा कोई पश्चिमी देश का मित्र भारत में आए, मैं उसी नजरिए से अब भारत को देखना शुरू कर रहा हूं।
मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही हैं, मतलब बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। तो अब यहां पर उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछा, क्या मैंने भारत को जान लिया था? तो ये क्वेश्चन जब उन्होंने अपने आप से किया तो उनके अंदर एक चीज जो अभी तक हम जानते समझते थे, उन्होंने उस चीज को ठुकराने की पूरी तरह हिम्मत करी। मतलब जितना वो भारत को जानते थे, उन्होंने वो सारी चीजें जाननी ठुकरा दी कि अब हम उनमें से किसी भी चीज को नहीं जानते, अब हम भारत को नए तरीके से समझने और जानने की कोशिश करें। मतलब हम अभी तक जितना जाने हैं वो सारी चीजें हम दरकिनार कर रहे हैं, हम अपने आप से हटा रहे हैं। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? तो अब देखिए यहां पर जो शुरू हो रहा है यहां से, लेकिन भारत के पास, अब हमने जब ठुकरा दिया, हमारे अंदर जितना भी भारत था हमने दरकिनार कर दिया, कि अब हम क्या देख रहे हैं कि हम भारत को बिल्कुल नहीं जानते, हमने भारत को किनारे कर दिया। तो अब जब हमने जानना शुरू किया तो हमारे अंदर सबसे पहली चीज जो पैदा हुई वो क्या थी? हम किसी चीज को जानने की जब कोशिश शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे अंदर पैदा हुई, अब हम भारत को जानने की शुरू कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो पहला क्वेश्चन पैदा हुआ वो क्या था? क्या था? अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, अगर भारत के पास आज के समय में, कहने का मतलब 1944 के समय में जो कुछ चीजें अच्छी बची हैं, टिकाऊ है, जिसने भारत के अंदर की एकता को बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि उस समय तो भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तो उसके बावजूद लोगों के अंदर एकता थी, तभी तो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा जा रहा था। यानी कि वो टिकाऊ थी और बहुत ही जीवंत थी। क्यों? क्योंकि वो जी जा रही थी वो एकता। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, यानी कि जिसका अर्थ भी है। उस एकता का अर्थ था क्यों? जो कि वो एक थे तो एक सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो नेतृत्व क्या था? कि हम देश को आजाद कराएंगे। तो उस नेतृत्व का अर्थ भी था। अर्थ क्या था? स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता चाहते थे। सार्थक मतलब आपका जिसका अर्थ हो। तो वो जो एक हमारी जीवंत चीज और टिकाऊ क्या चीज थी? हमारी एकता। उसका अर्थ क्या था? हम उस एकता का क्या मतलब दे रहे थे? कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। अगर ये सारी चीजें नहीं, अगर ये सारी चीजें पहले से होती, अगर ये बहुत ही अच्छे टिकाऊ रूप में होती, तो भारत का आज वो रूप नहीं होता जो है। अर्थात अगर हमारे अंदर एकता बहुत अच्छी होती, सुदृढ़ होती, टिकाऊ होती, तो हमारा देश कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने पाता। ठीक है ना? अगर हमारे अंदर एकता होती, सुदृढ़ता होती, तो हमारा देश कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन पाता जैसा आज होता। और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इसी रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। तो कहने का मतलब अगर वो सुदृढ़ रहता तो नहीं होता, और आज जो अस्तित्व है वो अस्तित्व वो बनाए नहीं रखता। मतलब हम अगर गुलाम हैं तो हम इस गुलामी को ज्यादा समय तक बनाकर नहीं रखना चाहते। हम सभ्य हैं, हम ये मानते हैं जो हजारों वर्षों से हमारे अंदर चली आ रही है सभ्यता, वो सभ्यता हमारे अंदर है, लेकिन हम गुलामी को स्वीकार नहीं करते। हम गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे और अपने इस रूप के लिए हम खारिज करते हैं सारी चीजें। वह विशेष तत्व आखिर है क्या? अब अगर हम उस पहचान को हटा देंगे तो वो क्या विशेष तत्व बचता है जो हमारे अंदर बरसों से था और जिसे हम आगे बनाए रखने चाहते हैं? वो तत्व है क्या? तो क्या बोलते हैं? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदाड़ो के एक टीले पे खड़ा था। तो अब इन्होंने कहा शुरू किया उस तत्व की खोज जो पहले था, मतलब अतीत में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी अपना उसी रूप को बनाए रखेगा। अब वो रूप है क्या? उस चीज को इन्होंने खोजना शुरू किया। तो खोजने के लिए वो कहां पहुंचे? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का एक टीला, मतलब एक छोटा सा पहाड़ टाइप का, उसके ऊपर ये अपने आप को खड़ा पाते हैं और सोचते और देखते हैं। क्या कहते हैं?
मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो भारत की कहते हैं सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। इससे पहले की सभ्यताओं की खोज नहीं हुई थी तब तक। तो अब उस सभ्यता को सबसे प्राचीन माना गया, तो इन्होंने सबसे पहले, नेहरू जी ने सबसे पहले वहीं से जो है अतीत को देखना शुरू किया। तो यहाँ जहाँ वो खड़े थे वहां से पुरानी गलियां, दीवारें, मकान सभी दिखाई दे रहे थे चारों तरफ, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। मतलब वो सभ्यता कब की थी, यानी 1944 से भी 5000 वर्ष पहले की थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। तो यह भी कहा जाता है 5000 साल पहले बहुत ही विकसित सभ्यता वहां पर थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण था इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार था। तो ठेठ भारतीयपन होने का मतलब क्या था, हम अपने मूल्यों पर पूरी तरीके से टिके हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता थी। वहाँ पे आप अगर उसके अवशेषों के बारे में देखेंगे, जानेंगे, या कभी आप घूमने जाएं तो वहाँ देखेंगे कितनी विस्तृत और व्यवस्थित सभ्यता रही वो। मतलब आज से करीबन आप मान लीजिए 5-5,500 साल पहले की सभ्यता थी, तो वो कितनी विकसित थी उस समय भी, लोगों के अंदर वो समझ थी सारी चीज़ों की। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रही। तो मतलब ये आश्चर्य की बात है कि कोई सभ्यता इतने लगातार इतने समय तक बनी रही, और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकास समान रही। क्या विकासमान रही? तो यहाँ का क्या मतलब था कि वो इतने सालों तक रही। एक तो 5000 साल पहले थी, बहुत समय पहले थी, और उससे भी 5-6 हजार पहले से वो विकसित हुई और चलती रही, और बराबर वो उसके अंदर विकास होता रहा, परिवर्तन होता रहा, प्रगति होती रही। ऐसा नहीं था कि वो जैसी करीबन 10,000 साल पहले थी तो 5,000 साल पहले भी वो वैसी ही रही, ऐसा नहीं था। उसमें परिवर्तन भी हुआ और विकास भी हुए, बहुत सारे विकास हुए। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। तो इन देशों से उसका बराबर संपर्क रहा। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का बराबर वो संपर्क में रही। यदि भी भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर ये सब बाहर देश वाले जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में थे, यानी कि उससे प्रभावित हो रहे थे और उससे बराबर संपर्क बनाकर रखा हुआ था, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या था? तो मतलब बाहरी सभ्यता से संपर्क में था, व्यापार हो रहा था, आना जाना हो रहा था, लेकिन तब भी जो है उसने अपनी सुदृढ़ता यानी कि भारतीयपन जो उसकी मूल आधार थे उनको बनाकर रखा था। तो आखिर क्या कारण था कि वो इतनी सुदृढ़ मजबूत थी? ये रहस्य क्या था? हम इसको जानना चाहते हैं कि ये रहस्य क्या था। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। फिर क्या हुआ? अब इस रहस्य को जानने के लिए नेहरू जी ने भारत के कुछ इतिहास के पन्नों को पढ़ा। मुझ पर विचारों का तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि से ने गहरा प्रभाव डाला। तो जब मैंने इसके इतिहास को पढ़ना शुरू किया तो जिस भाषा शैली में वो लिखा गया था उसने उनको प्रभावित किया। उस भाषा शैली ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि भाषा बहुत ही स्पष्ट थी, साफ थी। उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क, मतलब उस सभ्यता को बनाने के लिए जो मस्तिष्क इस्तेमाल हुए थे वो बहुत ही सक्रिय थे और समृद्ध थे। यानी कि जो लोग उस सभ्यता को बनाए रखने के लिए कार्यशील थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे। अगर हम सही लैंग्वेज में कहें तो जो भी उनकी सभ्यता को बना के रखे थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, और उनकी बुद्धिमानता ने नेहरू जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। तो यहाँ पर लिटरली वो यात्रा करने नहीं गए थे। यहाँ यात्रा करना का मतलब है कि उनके बारे में पढ़ा उन्होंने, ठीक है, यहाँ पढ़ने से मतलब है। तो क्या बोला? मैंने उन यात्रियों के साथ भारत की यात्रा शुरू करी। उन यात्रियों ने जब यात्री आए तो उन्होंने भाई अपने बारे में लिखी ना, किताबें लिखी, तो उनकी किताबों को उन्होंने पढ़ा। तो वो यात्री कहाँ से आए थे? चीन से, पश्चिम से और मध्य एशिया से आए थे।
और अपनी यात्राओं के दास्तान छोड़ गए थे। दास्तान छोड़ जाने का क्या मतलब है, उन्होंने अपनी यात्राओं को जो है वो लिपिबद्ध किया था, यानी कि उनके ऊपर किताबें लिखी थी। तो उन्हीं दास्तानों को इन्होंने पढ़ा। किसने? नेहरू जी ने। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। तो अब जब उन किताबों को पढ़ा तो वहां पर भारत की उपलब्धियों का मेंशन था इन किताबों के अंदर। पूर्वी एशिया से जो यात्री आए उनमें, अंगकोर में, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में। तो भारत की जो उपलब्धियां लिखी गई थी उन यात्रियों द्वारा पुस्तक में, तो उनको जो मैं पढ़ के बहुत ज्यादा सोचने लगा। क्या था? मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध था। तो अब इन्होंने जब प्राचीन झांकियां देखनी शुरू करी तो अब ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, देखिए भारत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई इतिहास वेत्ता बैठा था और पर डे को लिख रहा था, ऐसा तो कोई था नहीं। तो जो कोई घूम रहा था, लिख रहा था, जो सभ्यताओं को जान रहा था वो लिख रहा था। सिंधु घाटी के बारे में जितनी चीजें मिली वो लेख पढ़े गए। तो उसी से धीरे धीरे इन्होंने भारत के बारे में जानना शुरू किया। तो अभी उन्होंने क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेख थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के, वो उन्होंने पढ़े। फिर उसके बाद जो भारत में यात्री आए उनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तकें थी वो पढ़ी। फिर उसके बाद इन उपलब्धियों के बारे में उन पुस्तकों में मेंशन था वो हुआ। फिर हिमालय में घूमने वाले, यानी हिमालय से जो रिलेटेड जो यात्री रहे, उन्होंने वहां की प्रचलित दंत कथाओं और घटनाओं के बारे में जो किताबें लिखी वो पढ़ी नेहरू जी ने, और जिनसे हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो दंत कथाएं और जब पुराने मिथकों को पढ़ा तो उन्होंने हमारे अंदर मौजूद बहुत सी चीजों में बदलाव भी किया जो हम जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई? दंत कथाओं से, मिथकों से उनकी उत्पत्ति हुई। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। सॉरी। तो यहां पर क्या था कि उन्होंने बोला कि जब हमने ये साहित्य पढ़े, पहाड़ हिमालय से रिलेटेड जब हमने पढ़े, तो इन सब चीजों ने उनको क्यों आकर्षित किया? क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों से बहुत प्रेम करते थे, और नेहरू जी के जो पूर्वज थे वो कश्मीर से रिलेटेड थे। तो कश्मीर से उनका खून का रिश्ता था, और दूसरा वो पहाड़ों से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उनके अंदर जिज्ञासा जागी कि वो हिमालय से रिलेटेड मिथकों और दंत कथाओं को जाने, इसलिए उन्होंने उससे रिलेटेड जो है किताबें पढ़ी। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। तो अब इन्होंने जब इतने सब पढ़ लिया, अब देखिए सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा, यात्रियों के द्वारा लिखित कविताएं पढ़ी, हिमालय के ऊपर जो प्रचलित दंत कथाएं और मिथक थे उनकी किताबें पढ़ी। अब वो कहाँ आ गए? पहाड़ों से उतर के मैदानों पे जो नदियां बह रही हैं, आकर्षित किया, नदियों ने उनको अपनी तरफ खींचा। इतिहास के अनगिनत पहलुओं को की याद ताजा की, यानी कि बहुत से ऐसे जिनको हम लोग कभी भूल जाते हैं, जिनको गिनते ही नहीं, उन सब चीजों को देखना शुरू किया। इनमें इंडस या सिंधु, जो सिंधु नदी बोली जाती है वो पहले इंडस बोली जाती थी, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। तो इंडस या सिंधु नदी के आधार पर ही हमारे देश का नाम पड़ा था हिंदुस्तान या इंडिया, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आते रही। और ये वो नदी थी जिसको पार करके बहुत सारे देशों के काफिले, कबीले जो हैं वो यहाँ आते रहे। ब्रह्मपुत्र, एक नदी पड़ी इंडस यानी सिंधु, दूसरी अब आ गई ब्रह्मपुत्र। इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, यानी मुख्य धारा यानी कि मध्य भाग से पूरी तरह कठिन अलग तलग बहती है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो जो हिमालय की तरफ से जो इतनी बेहद एकदम घाटियां पहाड़ हैं, उन सभी को पार करते हुए कहां प्रवेश करती है? भारत में। ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं ब्रह्मपुत्र से। और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। फिर पहाड़ों के इतने उथल पुथल रास्ते से होती हुई मैदानी इलाकों में शांति रूप से बहती है।
यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं। हम सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे, अगर हम यमुना नदी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आता है श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका रास। तो वही उत्सव, रास, नृत्य जो है वो यमुना नदी से जुड़ता है। तो अगर हम यमुना नदी का नाम लेते हैं तो हमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं याद आती हैं, उनके रास लीलाएं याद आती हैं, उत्सव याद आते हैं। ये सभी यमुना नदी से जुड़े हुए हैं। हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। तो इन नदियों के थ्रू जो है ना बहुत सारे दूसरे देशों से काफिले और कबीले आते रहे, फौजें आती रही, यहाँ का मतलब भारत में प्रवेश करती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में बड़ी गहरी दरारों के बीच में बर्बर स्मारक बनाती है। मतलब ये बहुत पुरानी नदी है, लेकिन तब भी ये जो है अलग थलग कटी हुई है। फिर पहाड़ों और जंगलों से वो कहाँ आ जाती है? शांत स्थानों में बहती है। यमुना नदी में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने बताया कि श्री कृष्ण से रिलेटेड जितना भी पात्र है वो हमारे सामने आता है। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी है गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पे राज किया है। तो हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा, जो बहुत ही प्राचीन समय से भारत में बह रही है और आज भी बह रही है, और हमेशा हमारी हर कथाओं में उसका नाम जरूर आता है और वो लोगों के दिलों पे एक बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत करती है। हमारे लिए तो वो पूजनीय नदी है। तो यही दिया, क्या दिया? आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तत्वों की ओर खींचा है। तो जो उसके तत्व हैं, यानी कि उसके जो गुण हैं, हम सभी जानते हैं हर जल में कभी ना कभी कीड़े पड़ जाते हैं, मगर गंगा नदी के अगर पानी को हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें जो वो पौष्टिक तत्व हैं उनके अंदर कीड़े डेवलप नहीं होने देते। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है। तो भारत की सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक हम गंगा की संस्कृति की बात ही जानते रहते। गंगा हमारी सभ्यता और संस्कृति की कहानी हर युग में कहती चली आई है, क्योंकि हमारा इतिहास इससे जुड़ा ही रहा है। मैंने पुराने स्मारकों और अवशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और स्थानों पे देखा है। मतलब जो चित्र गुफाओं, जो पुराने हमको अगर चीजें देखनी है तो कहाँ वो भित्ति चित्र वगैरह जो गुफाओं वगैरह दीवारों पर बने रहते हैं। तो नेहरू जी ने ये सारी चीजें देखी हैं। मैंने आगरा और दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा है। मतलब पुरानी चीजों को भी देखा है और नई आधुनिक जो इमारतें बनी हैं उनको भी देखा है, जहां तक प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहे हैं। तो पुराने में बने से लेकर अभी तक न आधुनिक में बने इमारतें तक जो हैं ये सभी भारत की कहानी को बयां करते हैं। मैंने अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। तो जब हम सभी को पता है इलाहाबाद में जो है हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला जब लगता है तो हर बार जो है नेहरू जी वहां जाते थे जब भी कुंभ मेला लगता था, और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। तो आज भी हजारों और सैकड़ों लोग आते हैं, जैसे कि पुराने समय में उनके पूर्वज आते थे, पुरखे आते थे, वैसे आज भी वो परंपरा चालू है। लोग आज भी वहां पर स्नान करने के लिए आते रहते हैं। मुझे 13 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों का वर्णन भी याद आता है। तो जैसे यात्री आते रहते हैं, तो जब पर्व होते हैं तो वो विदेशी यात्री क्या होते हैं, वो इन पर्वों का वर्णन भी लिखते हैं। तो वो वर्णन भी नेहरू जी ने पढ़े। क्या कहते हैं? जो कि उस समय यह मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो जब बहुत पुराने समय में यात्री आए तो जब उन्होंने वर्णन लिखा तो बीच में ये गुम हो गए थे। लोगों के इतिहास से ये चीजें गुम हो गई थी, होती थी लेकिन इतनी लार्ज स्केल पे नहीं होती थी, कहीं विदित नहीं है, कहीं पर लिखित नहीं है, इसलिए ये कहीं इतिहास में गुम हो गए थे बीच में। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध जो मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के इन यात्राओं और दौरों से मिल मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि देते हैं। तो ये बड़े
आश्चर्यचकित हैं कि ये जो यात्री आते थे, ये जो पहले समय से जो यात्री आ रहे थे, ये सब चीज़ों को लिखते थे। तो मैं जब इनको अध्ययन करता हूँ, इनको पढ़ता हूँ, तो बड़ा भौचक्का हो जाता हूँ कि वो लोग कितने आत्मसात होकर इन पर्वों में भाग लेते थे। उनकी अंतर्दृष्टि यानी कि वो विदेशी होते हुए भी इन सब चीज़ों के बारे में कितनी डिटेलिंग से लिखते थे। मैं बहुत आश्चर्य रहता हूँ इन सब चीज़ों, यात्राओं, दौरों के बारे में पढ़कर। यात्रा दौरा मतलब वो खुद यात्रा नहीं कर रहे थे, जो यात्री आ रहे थे और अपनी यात्राओं का वर्णन कर रहे थे। उन यात्राओं के जब लेखों को पढ़ते थे, तब नेहरू जी ये अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी, उसे धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। तो जब हम इतिहास के बारे में चीजें पढ़ते हैं, तो जो हम जानते हैं वो चीजें हमारी सुदृढ़ होने लगी थी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जाते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। मतलब ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर आकर रहे जो हंस रहे थे, खेल रहे थे और जीते जागते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे थे, जब इन लेखों को हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें जीवन की अच्छी समझ और परख थी। तो ये हम सब चीज़ें उन लेखों में समझ रहे हैं जब हम इतिहास को खंगाल रहे हैं। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र मेरे सामने आ खड़ा होता था। मतलब अब मैं कभी भी किसी भी जगह पे जाऊं, क्योंकि ये इनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी थी, तो भारत से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो जब किसी जगह जाते थे, तो अगर उस जगह खड़े हो जाएं, तो उससे संबंधित जो किताबों में उन्होंने पढ़ा होता था, वो सारे चित्र इनके सामने आने लगते थे, जो बहुत साल पहले घटित हो चुके होते थे। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। तो अब जब जाहिर सी बात है, नेहरू जी और कहाँ बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इन दोनों के जन्म और मरण में तो बहुत फर्क था, मतलब बहुत सालों का फर्क था। तो इन्होंने क्या ये चीज ऐसी क्यों बोली कि जैसे वो बुद्ध जो है सामने मेरे उपदेश दे रहे। मैंने जब बुक्स में पढ़ा था कि बुद्ध जी ने बनारस के पास सारनाथ में उपदेश दिए थे, ये चीज हम अच्छी तरह जानते थे, सारी चीजें पढ़ी थी। और जब मैं सारनाथ पहुंचा वहां पर, तो मैंने साक्षात रूप में अगर देखा कि मेरे सामने बुद्ध बैठे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं। मतलब इतिहास को एकदम जैसे लगा, जब मैंने ऐसा पढ़ा कि मेरे सामने घटित हो रहा है, वो लिखित चीजें हमने ऐसी देखी कि सामने घटित हो रही है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ लिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ते थे। तो लगभग जब वो गए और जब उन्होंने उपदेश दिया था इन सब के, जब नेहरू जी सारनाथ गए तब, और जब उन्होंने बुद्ध जी ने उपदेश दिया था, इन दोनों के बीच लगभग 2.5 लाख सालों का फर्क था। लेकिन तब भी जब मैं वहां पहुंचा, तो मुझे उनके उपदेश के स्वर अभी भी अपने कानों में सुनाई दे रहे थे। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। तो वो जो शिलालेख लगते हैं, भाई अशोक के समय में बहुत सारे शिलालेख लिखे। शिलालेख मतलब पत्थरों के ऊपर लेख लिखे गए थे। तो वही शिलालेखों को जब हम जाके पढ़ते हैं तो देखते हैं, जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक महान सम्राट था। बहुत ही सम्राट होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति भी था। हम उसके व्यक्तित्व को जानते और समझते हैं। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद। जब फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वो अपने पूरे साम्राज्य को भूलकर फतेहपुर सीकरी में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके साथ वाद विवाद कर रहा है, उनके मतों को जान रहा है, विभिन्न धर्मों को समझ रहा है। जिज्ञासी भाव से मनुष्य के शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा है और एक राजा ना होते हुए एक मनुष्य होकर वो मनुष्यों के जो समस्याएं हैं उनके हलों को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां पर हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? भारत की शक्ति और सीमा। अभी तक हमने भारत की झांकी देखी, ठीक है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी, यात्रियों को देखा, नदियों के बारे में जाना, फिर हम उसके बाद आ गए महात्मा बुद्ध पे आ गए, उसके बाद हमने अकबर के में फतेहपुर सीकरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाना, अभी डिटेलिंग में नहीं जाना है, हमने थोड़ा थोड़ा जाना। अब भारत की शक्ति और सीमाएं क्या क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्या है भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी है। मतलब
भारत की शक्ति बहुत अच्छी थी, मगर उसका पतन कैसे हुआ, ये सब की खोज अगर करने जाएं तो इसकी खोज हमें बहुत लंबी करनी पड़ेगी, बहुत ही डिटेलिंग में करनी पड़ेगी। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्यातित स्पष्ट है, यानी कि उसका पतन, इतना समृद्ध संस्कृति थी मगर उसका पतन कैसे, उसका विनाश कैसे हुआ और वो कैसे एक गुलाम बना, ये हम अच्छी तरह जानते थे। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। तो भारत क्या था, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया थी उसमें वो पिछड़ गया था, ठीक है, इसलिए उसका पतन शुरू हुआ। वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहा था। यूरोप जो पिछड़ा हुआ था उसने टेक्नोलॉजी अपनाई तो वो काफी आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। तो ये जो तकनीकी विकास हो रहा था ये बहुत ही बौद्धिक लोगों के कारण संपन्न हो रहा था। नई तकनीकों ने पश्चिम यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। तो क्या हुआ, इन तकनीकी, जब ये तकनीकी विकास हुआ, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ, टेक्नोलॉजी मतलब ये नहीं कि मोबाइल बन गया था, उस समय तक तो उसमें मोबाइल का तो कहीं आता पता नहीं था, टेलीफोन तो थे मगर मोबाइल का आता पता। कहने का मतलब है आर्म्स बनाना, बम, तो पहले तो तोपों से लड़ा जाता था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन तोपों में भी उन्होंने क्या, टैंक्स में तब्दील किया, बहुत अच्छी अच्छी राइफल्स आई। तो वो सारी जो तब्दीलियां हुई वो टेक्नोलॉजी के विकास के कारण तो हुई। तो पश्चिमी देशों ने क्या किया, इन टेक्नोलॉजी को अपनाया, यूरोप ने अपनाया और उन अपना सैनिक बल बढ़ाया और पूरब के देशों पर कब्जा करना, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं ली अपनाया था उन देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसी में एक हमारा देश भी था। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी थी। मतलब सिर्फ भारत पे ही पश्चिमियों ने हमला नहीं किया था, लगभग पूरे एशिया में ही यूरोपियों और पश्चिमियों ने जो है ना हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत के मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी। तो इसको समझाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्राचीन भारत था उसके अंदर तकनीकी की इतनी समझ नहीं थी और ना ही वो कोशिश करता था इस समझ को डेवलप करने की। तो किंतु बाद में सदियों के उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा और जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती गई। तो अब क्या हुआ कि जब हमने इसको विकास नहीं किया तो हमारे अंदर धीरे धीरे जो हमारी सभ्यता थी उसके अंदर गिरावट, डेवलपमेंट नहीं हुआ, गिरावट आती चली गई। और क्या हुआ, जो इतना डेवलप समाज था हमारा वो पतन की तरफ अग्रसर हो गया। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले ली। तो क्षीण होती यानी कमजोर पड़ती जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी। रचनात्मक मतलब हमें रचना करने की जो आदत थी, अब उसने क्या, अब प्रवृत्ति रचना नहीं करनी थी, अब हमने अनुकरण करना शुरू कर दिया। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। अब हमने रचना छोड़कर, यानी हमने किसी चीज को बनाना छोड़ के नकल करके चीजें करना शुरू कर दिया था। अब वो कमजोर पड़ी, पहले कमजोर पड़ रही थी और उसको कमजोर करने का काम किसने किया, हमने बनाने की जगह नकल करना शुरू कर दिया था। जहां कामयाबी के साथ विद्रोह विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। तो अब क्या हुआ, इन सब चीजों ने जहां पर प्रगति करी थी वहां पे ब्रह्मांड, यही नहीं ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया था। यानी कि अंतरिक्ष में लोग पहुंचने लगे थे, जहां पर वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगा। तो अब क्या हुआ, शब्दों का आडंबर, अब यहां पर दिखावा शुरू हो गया। जहां पर बाकी सारे देश जो हैं वो ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने लगे थे, मतलब चांद की तरफ अग्रसर हो रहे थे, बाकी ग्रहों की तरफ उनकी खोजों के लिए अग्रसर हो रहे थे, वहां भारत किसमें पड़ा हुआ था, झूठे आडंबरों में, शब्दों के खेलों में पड़ा हुआ था। और उनकी भाष्य जो थी, शब्दाडंबर और भाष्यकार का मतलब हमारा क्या हुआ कि हम शब्दों के खेल में ही उलझे हुए थे। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी व सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। तो जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही थी, अब वहां पर छोटी छोटी बारीक काम होने लगे थे। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। तो जहां पर हमारा साहित्य बहुत सरल और स्पष्ट हो रहा था, वहां पर भाषा क्या होने लगी, बहुत ज्यादा जटिल होने लगी, मुश्किल होने लगी।
तो हम भाई सरल रहेगी तो बाकियों के लिए समझना शुरू होगा ना। हम लोगों ने शब्दों से खेलना शुरू कर दिया था, क्या चीज, अपनी ही चीज को तोड़ मरोड़ करना शुरू कर दिया था, आगे रचना करें उसकी जगह उसी में खेलना शुरू कर दिया था। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों से भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली थी। तो वो सारी चीजें हमारी संस्कृति सभ्यता के कारण जिसने बाकी देशों पे भारत की पहचान बनाई थी, आज वो कमजोर हो चुकी थी। इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ था, हमारी भव्य मूर्तियां, भव्य किले, ये सब चीजें जो बनती थी अब वो छोटी छोटी चीजों में तब्दील होने लगी थी। तो अब वो पहचान कमजोर पड़ रही थी। महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया था। तो बड़े बड़े सागरों को पार करने का डर लोगों के अंदर, कि मतलब हम अगर पार करेंगे तो हम अपनी इस परंपरा को तोड़ेंगे, उस रूढ़ी को तोड़ेंगे। तो बहुत तरह तरह के जो है परंपराएं नई नई खड़ी कर दी गई थी। तो महासागरों को पार करके लोग नहीं जा रहे थे, मतलब हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना हमने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारी संस्कृति सभ्यता ने एक डर बैठाना शुरू कर दिया था। ये रूढ़ियां मतलब बुरी परंपराएं हमारे अंदर आ गई थी। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई थी, मतलब हम किसी चीज की जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे। मतलब होता है ना, खोजने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए घटित हो रहा है, ये सब चीजें जानना हमने छोड़ दिया और हम पुरानी चीजों पर ही चलते रहे। और अतीत की आंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली थी, और उसकी जगह क्या हो गई, मूर्ति पूजा ने, आडंबर। हम चीजों की वास्तविकता छोड़कर हम आडंबर में पड़ गए थे। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छाग्रस्त हो गई। तो क्या हुआ, अतीत में हमारी जो सृजक सभ्यता थी उसे क्या हुआ, आडंबरों और रूढ़ियों ने दबा दिया, और हम क्या हो गए, हम एक मूर्छा, एक जैसे लगता है सुप्त काल में चले गए। हमने डेवलपमेंट नहीं किया, हम बढ़े नहीं, हमने खोज नहीं करी, बल्कि जो था वो भी हमने दबा दिया और हम उस दबा को उसको सो गए। मतलब हमने आगे और बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लगा। तो इन सब में क्या होने लगा, जहां मानसिक, हमारा मतलब मन भी, हमारा दिमाग भी जो है बेकार हो गया और शरीर भी थकने लगा। बोलते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा मन हार गया तो शरीर भी थक जाता है। तो दोनों के थक जाने से क्या हुआ, भारत की जो प्रसिद्धि थी उसका नाश होने लगा था। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति पर बढ़ते रहे। और भारत क्या हुआ, वो एक जगह पर रुक गया, बाकी देश क्या हुए, वो प्रगति करते हुए आगे रहे। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता है। अगर हम इस तरीके से रुके रहते तो हम अतीत से नहीं जुड़ पाते, मगर ऐसा नहीं रहा। हमने थोड़ी बहुत गति करी लेकिन हम रुके रह गए। एक युग का अंत और दूसरे का ध्वंसावशेष पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। तो एक युग का अंत और उसके ध्वंस, जो ध्वस्त हुए अवशेष होते हैं, मतलब कोई इमारत गिर जाती है उसी पर नए अवशेष खड़े हो जाते हैं। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते रहे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसका अंतर वस्तु बदल गई। तो क्या हुआ, हमारे सामने क्या चीज हुई, हमारे सामने पुराना ढांचा रहा, लेकिन धीरे धीरे अंदर से बदलाव शुरू होने लगा, अंदर से सोचों का बदलाव शुरू होने लगा। हम विध्वंस हो चुके थे, हम रुक चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ढांचा बाहर ऊपर से ढहा था, कमजोर था, लेकिन अंदर अंदर सोचों, यानी भारत का अंदर से सोचों में तब्दीली होने लगी, उनके विचारों में तब्दीलियां शुरू हो चुकी थी। इसीलिए जहां वो रुक गया था उसने कुछ समय तो वो रुका, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव शुरू हुआ। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो क्या हुआ, जो पूरी तरह से विध्वंस नहीं, कहते ना मर जाने के बाद भी कहीं एक धड़कन बाकी थी, तो उस धड़कन ने ही नई जड़ पकड़ी और अंदर से बदलाव किए।
तो इस तरह के पुराने के अवशेषों पर नया निर्माण शुरू हो गया और ये सामंजस्य भी स्थापित करने की बराबर इच्छा बनी रहती। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य भी दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहां पर पुरानी चीजें टूट गई थी, अंदर अंदर जो धड़कन धड़क रही थी, उसने भी बदलाव की नई प्रक्रिया शुरू करी, पुराने को भी साथ लिया और नई चीजें भी शुरू करी। तो इस तरीके से हमने तलाश के 2 टॉपिक खत्म किए। पहला क्या था, अतीत की झांकी, और दूसरा हमारा पार्ट क्या था, अतीत की शक्ति और सीमा। तो ये 2 पार्ट हमने समझाए। इसके आगे के पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसी चैप्टर के हम सेकेंड भाग में इसके आगे के पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।